क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक एकाधिकार में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एकाधिकार किसे कहते हैं, एकाधिकार की विशेषताएं क्या है, एकाधिकारी के उद्देश्य क्या है और एकाधिकारी मूल्य और पूर्ति दोनों में से किसका निर्धारण करता है। आज हम पढ़ेंगे एकाधिकार में साम्य अथवा कीमत एवं उत्पादन निर्धारण। जैसा कि हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि कीमत और उत्पादन का निर्धारण हम दो विधियों के माध्यम से करते हैं, कुल आगम और कुल लागत रीति, सीमांत और औसत वक्र रीति। इन दो के माध्यम से हम कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण करते हैं। पहली रीति है हमारी कुल आगम और कुल लागत विधि। इस विधि में उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कीमत पर फर्म का कुल आगम वक्र बनाया जाता है, यानी टोटल रेवेन्यू कर्व बनाया जाता है, तथा उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर फर्म की कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट कर्व बनाया जाता है। जिस उत्पादन स्तर पर फर्म की कुल आगम वक्र यानी टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व के बीच की दूरी अधिकतम होती है, वही अधिकतम लाभ की स्थिति होती है। जैसे इसे हम एक रेखा चित्र के रूप में देखें तो हम जानते हैं ओ वाई एक्स जो है हमारा, इस पर कुल आगम, कुल लागत और कुल लाभ की दशा को बताते हैं हम। ओ एक्स पर हम उत्पादन की मात्रा को बताते हैं। दो कर्व हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक तो टोटल कॉस्ट का, दूसरा टोटल रेवेन्यू का। जब हम इस कर्व को खींचते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वह टोटल रेवेन्यू को दो जगह से कट करती हुई जाती है। दो जगह कौन सी हैं? एक तो एल बिंदु पर और दूसरी एम बिंदु पर। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जहाँ दोनों साम्य बिंदु हैं, ये हमारे समविच्छेद बिंदु होते हैं। यहाँ पर न लागत न लाभ हानि होती है। चूंकि एल बिंदु यानी Q1 उत्पादन की मात्रा को बताता है और M बिंदु O Q3 मात्रा उत्पादन की बताता है। अब Q1 पे अगर हम उत्पादन करते हैं तो ये हमारा उत्पादन का न्यूनतम स्तर है, और Q3 पर अगर हम उत्पादन करते हैं तो ये हमारे आदर्श उत्पादन का अधिकतम स्तर है। चूंकि कुल आगम और कुल लागत रीति के अंतर्गत हम ये पढ़ते आए हैं कि जहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच L और M, इन दोनों बिंदुओं के बीच टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल रेवेन्यू कॉस्ट कर्व का जो अंतर है सबसे ज़्यादा है, यानी A और B से बिंदु हम देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंतर है, तो यहाँ हम हमारे लाभ को क्षेत्र से बताते हैं और यहाँ हम अपने उत्पादन की मात्रा OQ2 का निर्धारण करते हैं। एक एकाधिकारी जो होता है वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसे कुल उत्पादन अधिक करके, कुल मूल्य अधिक करके या पूर्ति या मूल्य का निर्धारण करके लाभ को अधिकतम करना होता है, कुल लाभ को अधिकतम करना होता है। जैसा हम इसकी परिस्थितियों में पढ़ चुके हैं कि एक एकाधिकारी जो होता है वह पूर्ति को निर्धारित नहीं करता है, मूल्य को निर्धारित करके अधिकतम लाभ की स्थिति का फायदा उठाता है। और इस बिंदु पर यानी कि जो हमारे उत्पादन का स्तर है OQ2, ये एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्रदान करता है।
इस विधि की आलोचना भी होती है क्योंकि ये बहुत ही गलत विधि है। इसके अंतर्गत अगर कोई चाहे तो एकदम बीच में से लंबर न खींच करके आगे और पीछे की तरफ से भी कर सकता है। इसका सही तरीके से वह ए और बी क्षेत्र का मापन नहीं कर सकता। जरा से भी अगर गलती होती है तो हमारे उत्पादन का स्तर परिवर्तित हो जाता है, हमारे लाभ का क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है, उत्पादन की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार के कुल आगम और कुल लागत रीति के अंतर्गत यह बताना एक दृष्टि के अंतर्गत बहुत कठिन है कि कहाँ हम उत्पादन का निर्धारण करेंगे। ठीक है, हम यह तो कहते हैं कि जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा लाभ क्षेत्र होगा, लाभ का क्षेत्र निर्धारित होगा वो, और वहाँ जहाँ अधिकतम लाभ होगा वहाँ हम उत्पादन का निर्धारण करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? इसके लिए स्पष्ट कर्व बनाने जरूरी हैं, स्पष्ट रेखा चित्रीय जो हमारी शुद्धि है वो होनी जरूरी है। तो यह थोड़ी असभ्य रीति प्रतीत होती है। दूसरी विधि है इसके अंतर्गत सीमांत एवं औसत वक्र रेखा विधि। पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही एकाधिकारी भी अपनी कीमत और उत्पादन की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित करता है जहां पर सीमांत आगम तथा सीमांत लागत दोनों बराबर होते हैं। यही फर्म को अधिकतम कुल लाभ प्रदान करते हैं और यही स्थिति एकाधिकारी के साम्य की स्थिति को बताती है। अगर हम एकाधिकारी साम्य की तिथि का या जगह का या चित्र का ध्यान करें तो वहां होगा जहां पर अधिकतम लाभ होता हो। जहां अधिकतम लाभ होगा वहां पर सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर होती है। अल्पकाल में एक एकाधिकारी की 3 परिस्थितियां हो सकती है: सामान्य लाभ, एकाधिकारी लाभ या हानि। परंतु दीर्घकाल के अंदर जब हम बात करते हैं तो यह साम्य जो है वह अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्रदान करता है। जबकि हम पिछली 2 बाजारों के अंदर क्या पढ़ चुके हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में हम दोनों में ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है दीर्घकाल की, जब हम बात करते हैं साम्य की तो वहाँ सिर्फ सामान्य लाभ मिलता है। लेकिन एकाधिकारी बाजार के अंदर यह परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत हो जाती है। यहाँ दीर्घकाल में एकाधिकारी को अधिकतम लाभ भी मिलता रहता है। चित्र के बनाने से पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं अच्छे से। टेबल के अंदर हमने क्या देखा है कि हमें दैनिक उत्पादन की मात्रा बताई गई है, प्रति इकाई कीमत बताई गई है, कुल आगम बताई गई है और सीमांत आगम भी बताई गई है। दूसरी हमारी लागत के बारे में स्थिति दी गई है जिसमें कुल लागत और सीमांत लागत, और अंतिम जो इसका विवरण है वह एकाधिकारी लाभ की स्थिति के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं, चित्र को अच्छे से देखने पर हमें यह ज्ञात होता है कि प्रति इकाई कीमत 12 इकाई की कुर्सी का उत्पादन करने पर सीमांत आगम 17 रुपये बैठ रही है और सीमांत लागत भी 17 रुपये बैठ रही है। जहाँ पर ये दोनों सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होगी वहाँ जो स्थिति होगी एकाधिकारी के लाभ की स्थिति होगी, वहाँ उसे अधिकतम लाभ मिलेगा। तो यहाँ तालिका के अनुसार अगर हम बात करें तो दैनिक उत्पादन की मात्रा 12 कुर्सियों की तय होगी। ठीक है, इसी को अगर हम रेखा चित्रीय रूप में जानें तो जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं, ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा होती है, ओ वाई अक्ष पर कीमत, लागत, आगम और लाभ की स्थिति को बताया जाता है। यहाँ टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, इनके बारे में चर्चा की गई है
और हमें उत्पादन का स्तर कहाँ निर्धारित करना है, जहाँ पर एम आर बराबर एम सी हो। एम आर बराबर एम सी, एम आर और एम सी की जो कर्व हैं ये डॉट डॉट रेखा से खींचे गए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु एफ है, यहाँ पर एम आर और एम सी दोनों आपस में कट कर रहे हैं। टोटल इस बिंदु को देखते हुए हम देखते हैं कि अगर इस कर्व को नीचे लाते हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट, और ऊपर ले जाते हैं तो हमारे एवरेज रेवेन्यू को टच करते हैं, तो ये हमारा क्षेत्र जो बन जाता है लाभ का क्षेत्र बन जाता है। यानी कि पी टी आर एस, ये जो हमारा क्षेत्र है लाभ का क्षेत्र बन रहा है, और यहाँ पर एम आर और एम सी जो कट रही है एफ बिंदु पे कट रही है। और इस स्तर पर हमारी कीमत का निर्धारण हम कहाँ करेंगे, पी बिंदु पर करेंगे। और पी बिंदु पर जब हम कीमत का निर्धारण करते हैं तो हमें क्यू उत्पादन की मात्रा यानी ओ क्यू उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है। ऐसी स्थिति में जबकि हमारे पास में लागत कम है, प्राइस अधिक है, यानी कि हमें लाभ मिल रहा है। एकाधिकारी के सामने अथवा मूल्य और उत्पादन निर्धारण में सीमांत एवं औसत वक्र पद्धति जो है बहुत ही अच्छी उपयुक्त पद्धति मानी जाती है, क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से हम प्रति इकाई मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, प्रति इकाई लाभ तथा कुल लाभ भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें किसी गणितीय कुशलता की हमें आवश्यकता नहीं रहती है, और यह पद्धति व्यापारिक या व्यवहारिक रूप से भी अधिक लाभदायी होती है। तो हम जब एकाधिकारी के मूल्य का और उत्पादन का निर्धारण करते हैं तो एम आर बराबर एम सी जहाँ होता है वहाँ कीमत का निर्धारण और उत्पादन का निर्धारण करते हैं।